अच्छा जी। जो पीछे काम किया था वो काफ़ी ज़रूरी था। एक्चुअली वो रिपीट नहीं हो सकता क्योंकि टॉपिक बिल्कुल आज चेंज हो जाएगा। ये आखिरी टॉपिक है हमारा। अ, एक तो ये लंबा भी है और ज़रा बिल्कुल डिफरेंट है। ये बड़े ज़रूरी काम थे ये जो सारे थे ना, ये वो रिलेशनशिप्स को कैसे मैप करते हो। ये जब अब मिड के बाद जब तुम क्वेरियाँ लिखनी शुरू करोगे, तो ये सारी जो थ्योरी वाली बातें थी, ये सारी काम आती हैं और उस वक़्त अगर ये काम बातें नहीं आती तो वो क्वेरियाँ नहीं लिखी जाती। जॉइन के ऑपरेशंस मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने सख्त ज़रूरी थे। थे तो बिल्कुल आसान, आपको बिल्कुल आसान लगे होंगे, लेकिन वो अगेन जब क्वेरियाँ लिखोगे, तो वो इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए ना इसके कि आप कर क्या रहे हो, वरना नहीं क्वेरियाँ लिखी जाती। हम हमारा आखिरी टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। अ, ये मैं खुद ही तुम्हें करवाऊँ तो बेहतर है, मेरा ख्याल है। खुद ही करवाने का मतलब है कि मैं किताब बाद में खोलूँगा, पहले जो इसकी बेसिक्स हैं, वो मैं खुद ही करूँगा। एक तो ये है कि नॉर्मलाइजेशन एक इतना कॉमन कॉन्सेप्ट है ना गूगल के ऊपर, इस पे डेटाबेसेस के अंदर, कि तुम्हें अगर तुम्हें किताब की समझ नहीं आती, तुम्हें मेरी समझ नहीं आती, तुम यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएँगी तुम्हें नॉर्मलाइजेशन पे। इतना बुनियादी और इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये डेटाबेसेस का। ठीक है? ये है क्या? नॉर्मलाइजेशन सिंपली कहते हैं, एक प्रोसेस है टू ब्रिंग द डेटाबेस इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म। नॉर्मलाइजेशन जब भी करते हैं ना, वो उसका मतलब यही होता है कि डेटा को एक स्टैंडर्ड किसी शक्ल के अंदर लेके आना है। वो स्टैंडर्ड शक्ल क्या होती है, वो इसके इसके अंदर उसको कहते हैं 1NF फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, 2NF सेकंड नॉर्मल फॉर्म, 3NF थर्ड नॉर्मल फॉर्म, कुछ और नॉर्मल फॉर्म इस तरह की हैं। ठीक है। यानी बेसिकली बात यह है कि कोई भी डेटाबेस का प्रोग्रामर जब कहता है 3NF, कि मेरा मेरा डेटा जो है वो 3NF की शक्ल में है, तो हर कोई ये समझ जाता है, हर किसी को ये क्लियर होता है कि इसका क्या मतलब है, कि वो बंदा क्या कह रहा है, यानी 3NF का क्या मतलब है। स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। ठीक है। अ, तो नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस बनाया गया है, एक तरीका बनाया गया है, सो दैट तुम्हारा डेटा कुछ रूल्स के ऊपर पूरा उतरे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब डेटाबेस डेवलपर अलहदा होता है, प्रोग्रामर अलहदा होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर ये एक्सपेक्ट करता है कि डेटाबेस नॉर्मल हालत में होगी, नॉर्मलाइज्ड होएगी, ताकि वो उसके ऊपर काम कर सके। तो इसके बड़े रीजंस है करने के। अब करते किस तरह हो? फर्स्ट एनएफ तो बहुत आसान है, यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो बहुत ही आसान है। इसका सिंपल रूल ये है कि ऑल वैल्यूज मस्ट बी एटॉमिक, विदाउट रेपिटेशन होना चाहिए, प्राइमरी की रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब ये लिखते कैसे हैं? फंक्शनल डिपेंड, अच्छा फंक्शनल डिपेंडेंसी से कर लो। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, every attribute is single valued for each tuple। चलेगा, बस एटॉमिक इज इनफ। एटॉमिक मींस कि अब इसने जो वर्ड यूज किया है वो सिंगल वैल्यूड है, यानी ऑल एट्रीब्यूट्स आर सिंगल वैल्यूड। एक और तरीके से भी कहते हैं कि ऑल वैल्यूज आर इनडिविजिबल, जो तुम्हें आसान लगे, जो वर्ड बेहतर लगे। मतलब ये होता है कि जो हर सेल है उसको मैं फर्दर तोड़ नहीं सकता। ठीक है। जैसे ये एक टेबल है। ठीक है। तो इस टेबल में वैसे तो मैं मेरे देखो, इसमें किसी सेल को तोड़ सकते हो, मतलब इसको तोड़ने का ये मतलब नहीं है कि बी अलहदा कर दो, जीरो अलहदा कर दो, उसकी कोई सेंस नहीं बनेगी। मतलब ये एक बुक आईडी है तो इस पूरे नंबर की सेंस बनती है ना, इसको तो नहीं तोड़ सकते। प्रोग्राम नेम में एमसीएस को भी अगेन क्या तोड़ोगे, उसकी सेंस नहीं बनती। एमसीएस एक सिंगल चीज है। एड्रेस को तोड़ सकते हो, बिल्कुल तोड़ सकते हो। तुम एड्रेस को और सिटी को तोड़ सकते हो, इसकी सेंस बनती है, सिटी एक अलग कॉलम बन सकता है। तो इसमें हम, यानी जब हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए टेबल को एनालाइज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या हम किसी भी आ, उसको तोड़ सकते हैं या नहीं। अच्छा, एक तो इसका ये वो हुआ। दूसरा ये है कि अगर तुम देखते जाओ तो ये बुक आईडी है, ये बुक आईडी है, ये देखो क्या सिचुएशन है। ये सिचुएशन ये है कि ये जो स्टूडेंट है, इसने
ये 2 बुक्स ली हुई हैं। अब ये डेफिनिटली इसको तोड़ सकते हो, ठीक है? व्हिच मीन्स इसको तोड़ोगे कैसे कि इसकी 2 रोज़ बन जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी 2 रोज़ बन जाएँगी। मतलब एक दफ़ा वो 8945 के साथ रो बन जाएगी, एक दफ़ा 65 के साथ। बेसिकली किसी भी सेल में मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 2 तरीकों से देखा करो। किसी भी सेल में तुम्हें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ ना मिलें और कुछ ऐसी वैल्यूज़ मिलें जिसको तुम फर्दर तोड़ सकते हो। अब इसको तुम फर्दर तोड़ सकते हो, डेफिनिटली इसको तुम एड्रेस और सिटी में तोड़ सकते हो। इसको तोड़ सकते हो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। बहरहाल खैर उसने अभी फ़िलहाल नहीं तोड़ा, एक्चुअली गलत नहीं है। अगर ना तोड़े तो ना तोड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंसिडर करें कि नाम हमारे लिए एक ही चीज़ है, सिंगल चीज़ है, तो ना तोड़ो, चलेगा। लेकिन ये तो डेफिनिटली टूटेगा ना जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ क्लियरली नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसी तरह अगर एक स्टूडेंट होए जो 2 डिग्रियाँ कर रहा है, ईआईटी भी कर रहा है और बीसीएस भी कर रहा है, तो अगेन उसके 2 पीसेस ऑफ डाटा हो जाएँगे, वो तोड़ने पड़ेंगे। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बड़ी आसान सी होती है कि उसमें बस हर कॉलम को आपने सिंगल वैल्यूड रखना होता है। इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं होती। ख़ास चीज़ स्टार्ट होती है सेकंड नॉर्मल फॉर्म से। सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ने के लिए तुम्हें एक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए व्हिच इज़ कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी को वैसे डिफाइन तो सिंपल इस तरह से करते हो कि इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। बात तो इतनी सी है। लिखते किस तरह हो? लिखते इस तरह हो कि ए डिटरमिन्स बी, और पढ़ते ऐसे ही हो कि ए डिटरमिन्स बी। कहीं ए डिटरमिन करता है बी को। इसका मतलब ये होता है कि इफ आई हैव अ यूनिक वैल्यू ऑफ ए, आई कैन डिटरमिन अ यूनिक वैल्यू ऑफ बी। ए डिटरमिन्स बी का मतलब होता है कि अगर मैं तुम्हें ए की कोई एक सिंगल वैल्यू दे दूं, तो तुम उसकी मदद से मुझे बी की एक सिंगल वैल्यू ला के दोगे, एक यूनिक वैल्यू ला के दोगे। अगर तुम बी की ज्यादा वैल्यूज ला के दे रहे हो तो ये प्रॉब्लम है, ये फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी सही नहीं है। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म का रूल जो है वो ये है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहती ये है कि देयर शुड बी नो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ सिचुएशन in which a part of the primary key determines uh, some non-key attributes. एक और तरीके से कहो तो बेसिकली सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहती क्या है कि पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इसी को अगर बात को मैं एक और तरीके से कहूँ तो बेसिकली द फुल प्राइमरी की, द फुल इंपॉर्टेंट है, द फुल प्राइमरी की शुड डिटरमिन ऑल द नॉन की एट्रीब्यूट्स। काफ़ी चांस है ये समझ आना बंद हो जाए बहुत जल्दी, तो जब हो जाए तो बता देना, बजाय इसके कि हम चलते रहें आगे। लो जी, फंक्शनल डिपेंडेंसी के ज़रा एग्जांपल्स देखें। तो इसको लिखते इस तरह से हैं कि ए डिटरमिन्स बी, और पढ़ते इस तरह से हैं कि ए डिटरमिन्स बी, ठीक है, या ए डिटरमिन्स बी। अच्छा जी, अगर ये लिखा हुआ है कि ए डिटरमिन्स बी सी एंड डी, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें ए की एक वैल्यू दूं ना, तो मुझे बी सी डी लाके यूनिकली दे सकते हो। अब ये प्रॉपर एग्जांपल करो। फॉर एग्जांपल ये टेबल है, स्टूडेंट का टेबल है, उसके अंदर आईडी, नेम, एड्रेस, प्रोग्राम नेम और क्रेडिट्स पड़ा हुआ है। अब इसमें से अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैं तुम्हें एक स्टूडेंट आईडी देता हूं, मैं कहता हूं स्टूडेंट आईडी 1234, अब तुम मुझे क्या चीज यूनिकली ला के दे सकते हो? उस आईडी की बेस पे तुम मुझे क्या क्या यूनिकली ला के दे सकते हो? तुम मुझे स्टूडेंट का नाम डेफिनेटली यूनिकली ला के दे सकते हो, क्योंकि उस आईडी के अगेंस्ट एक ही नाम पड़ा होएगा। भाई वो आईडी एक ही बंदे की होएगी ना, दो की तो नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट तुम मुझे नाम ला के दे सकते हो। इसी तरह उसका एड्रेस भी यूनिक होएगा। अच्छा, इसी तरह उसका प्रोग्राम नेम भी यूनिक होना चाहिए एटलीस्ट, कि मतलब फलाना स्टूडेंट बीएससीएस कर रहा है, फलाना स्टूडेंट एमसीएस कर रहा है, फलाना स्टूडेंट एमआईटी कर रहा है, और इसी तरह से क्रेडिट्स भी उसके यूनिक होंगे। तो स्टूडेंट आईडी डिटरमिन्स ये वाले तमाम एट्रीब्यूट्स। वो कहता है कि एक और इसमें डिपेंडेंसी ये है कि प्रोग्राम नेम डिटरमिन्स क्रेडिट्स। बिल्कुल ठीक है। वो कहता है अगर बीसीएस कर रहा है तो बीसीएस की डिग्री से हमें पता चलेगा कि उसके 132 क्रेडिट होते हैं।
अगर वो MCS कर रहा है तो हमें पता चलेगा कि उसके 72 क्रेडिट होते हैं। तो डिग्री से डिटरमिन होता है कि उसके क्रेडिट्स कितने होते हैं। ये तो फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई, ये थोड़ा मुश्किल से आती है, थोड़ा टाइम लगता है। अब पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? सबसे पहले इस टेबल की प्राइमरी की निकालो। इस टेबल की प्राइमरी की बताओ क्या होएगी? Employee ID. एम्प्लॉय आईडी। नहीं, ये पता क्या कर रहा है, ये इस तरह से कर रहा है कि एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय का एड्रेस है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है, कि फलाना एम्प्लॉय काम करता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल। मेरे ख्याल में इसका मतलब जो है ना प्रोजेक्ट आईडी है, मेरा ख्याल है ये, हाँ यही है प्रोजेक्ट आईडी। कॉन्सेप्ट ये है कि फलाना एम्प्लॉय इस डिपार्टमेंट का तो है, लेकिन वो किस प्रोजेक्ट पे इस वक्त काम कर रहा है और उसके हिसाब से उसको सैलरी मिल रही है, क्योंकि प्रोजेक्ट सैलरी लिखा हुआ ना। तो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नंबर 1 इस वक्त काम कर रहा है ऑडिट के ऊपर और उसको उसकी सैलरी मिल रही है, लेकिन लगता है यहाँ से ये है कि इसी तरह से एम्प्लॉय नंबर 1 किसी और प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हो सकता है और उसको उसकी सैलरी मिलेगी। तो मेरे ख्याल में मैं प्राइमरी की बनाऊंगा इसको, एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी को। टेबल के डेटा से सेंस बनती है खुद ब खुद कि भाई प्राइमरी आईडी क्या होएगी। अगर ये डिपार्टमेंट तक होता ना, सिर्फ अगर ये यहाँ तक होता, तब एम्प्लॉय आईडी बिल्कुल ठीक थी कि हर एम्प्लॉय किसी एक ही डिपार्टमेंट के अंदर हो सकता है, अकाउंट्स में होएगा, फाइनेंस में होएगा, HR में होएगा, किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर होएगा। लेकिन जहां पे ये प्रोजेक्ट का रौला आ गया ना, और स्पेशली ये मुझे क्लियरली बता रहा है कि उसकी सैलरी जो है वो फिक्स नहीं है, उसकी सैलरी प्रोग्राम के हिसाब से, इट्स प्रोग्राम की सैलरी है। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये प्राइमरी की है तो अब इसकी तुम्हें उसकी समझ आ रही चाहिए कि पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। अब तुम्हें करना ये है कि तुमने फुल प्राइमरी की, यानी ये प्राइमरी की कॉम्पोजिट है, ये एक कॉम्पोजिट की है क्योंकि ये एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनी हुई है। अब तुम्हें निकालना ये है कि प्राइमरी की का ये हिस्सा क्या डिटरमिन करता है, प्राइमरी की का ये हिस्सा क्या डिटरमिन करता है, और दोनों मिलके क्या डिटरमिन करते हैं। ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी क्या डिटरमिन करता है? डेफिनेटली एम्प्लॉय का नाम। भाई आज तुम्हें मैं आईडी दे दूं, तुम मुझे उसका नाम ला के दे दोगे, फॉर एग्जांपल तुम उसका एड्रेस ला के दे दोगे, तुम मुझे ये भी बता दोगे कि वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है। क्या ख्याल है? मैं तुम्हें एम्प्लॉय आईडी दे दूं तो तुम मुझे उसका नाम, एड्रेस और डिपार्टमेंट ला के दे दोगे। वेरी गुड। प्रोग्राम आईडी के अगेंस्ट तुम मुझे क्या ला के दोगे? वैसे नॉर्मली प्रोग्राम नेम होता है, लेकिन वो यहाँ पे क्योंकि लिखा नहीं हुआ इसलिए कुछ भी नहीं होएगा। सैलरी नहीं है भाई, सैलरी नहीं है। प्रोग्राम आईडी से सैलरी नहीं डिटरमिन होती। सैलरी का मतलब ये है कि फलाना एम्प्लॉय फलाने प्रोजेक्ट पे कितना पैसा ले रहा है। तो प्रोजेक्ट की सैलरी फिक्स नहीं है, यानी बेसिकली एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट मिल के ये बताते हैं प्रोग्राम की कितनी सैलरी है। अच्छा, इसमें अगर कुछ नहीं समझ आती, कोई इतना खास मसला नहीं है, ये भी और एग्जांपल्स कर लेंगे, समझ आ जाएगी। अब जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म ये कहती थी कि कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी ये होती है, इट इज अ सिचुएशन इन विच पार्ट ऑफ द प्राइमरी की का कोई एक हिस्सा डिटरमिन करता है कुछ एट्रीब्यूट्स को। ये जो है ना, ये जबरदस्त है। दिस इज फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसमें पूरी की पूरी प्राइमरी की मिल के कुछ डिटरमिन करे, ये सब कुछ, ये अच्छा है, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। हमें प्रॉब्लम है इन चीजों से। ये पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, जिधर की का एक हिस्सा अगर कुछ डिटरमिन करता है तो ये प्रॉब्लम है, ये पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो ये टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। स्टूडेंट टेबल इज नॉट इन 2NF एज a partial functional dependency exists. अगली बात ये होती है कि इसको सॉरी, स्टूडेंट टेबल नहीं था, एम्प्लॉय टेबल था। एम्प्लॉय टेबल तो
अगली बात ये होती है कि अब इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाना किस तरह है, ठीक है। वो हमेशा 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 लाते हैं टेबल को तोड़ के, ठीक है, दो हिस्सों में तोड़ के। तो फॉर एग्जांपल मैं एम्प का टेबल बनाता हूँ जिसमें मैं प्राइमरी की रखता हूँ ई आई डी, ई नेम, ई एड्रेस और ई डिपार्टमेंट। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि यही है। मैंने ये किया है कि मैंने ये वाली पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कॉपी कर ली है, मैंने ये इसका टेबल बना दिया। अब मैं एक और रखता हूँ, उसका नाम कुछ भी रख लो, एम्प सैलरी रख लो या सेल रख लो, सैलरी। इसके अंदर क्या आएगा, एम्प की आईडी, प्रोजेक्ट की आईडी और प्रोजेक्ट की सैलरी। इधर प्राइमरी की ये होएगी, ये मिलके प्राइम, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ यार, ये जो मैंने डिपेंडेंसी लिखी है इसको मैंने एक टेबल में डाल दिया, और ये जो डिपेंडेंसी लिखी है इसको मैंने दूसरी टेबल में डाल दिया। इसमें प्राइमरी की ये दोनों मिलके होंगे और इसमें प्राइमरी की सिर्फ एम्प्लॉय आईडी होगी। एक प्रॉब्लम रह गया, अगर किसी को नजर आए, मैंने एक ये बड़ी टेबल थी, इसको तोड़ के उसके दो हिस्से कर दिए, एक एम्प्लॉय वाली और एम्प्लॉय सैलरी वाली। कुछ इन्फॉर्मेशन लूज कर गया हूँ मैं, वो क्या है? नहीं, मेरा ख्याल है ठीक है यार, मेरा ख्याल है ठीक है। मैं बेसिकली ये करना चाह रहा था कि मैं इधर प्रोजेक्ट आईडी इंक्लूड करना चाह रहा था, इस टेबल में प्रोजेक्ट आईडी को भी इंक्लूड करना चाह रहा था, ताकि वो दूसरी टेबल में फॉरेन की बन जाए। मेरा ख्याल है दोनों तरीकों से ठीक है, जरा देखते हैं उसने क्या किया है। तो उसने करके नहीं दिखाया अभी, अभी उसने सिर्फ आपको बताया है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी है क्या। ये पढ़ लेना, कुछ रूल्स हैं, रिफ्लेक्शन, ऑगमेंटेशन, ट्रांजिटिविटी, ये पढ़ लेना, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरह भी एग्जांपल चाहिए। अब चलो, इसकी तरफ अभी यार, इसमें सिर्फ जो मुझे थोड़ा सा डाउट है ना, वो ये है कि क्या मैं इसको इंक्लूड करूं या ना करूं प्रोजेक्ट आईडी को। डाउट नहीं है, मतलब मैं करना भी चाह रहा हूँ, नहीं भी करना चाह रहा, मुझे लगता है दोनों तरीकों से ठीक होएगा। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल ये है, ठीक है, ये टेबल है तुम्हारे पास, तो बिल्कुल मैं इसके अगेंस्ट काम करूंगा जिस तरह से पहले कर रहे थे। तो मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करूंगा कि इसकी प्राइमरी की क्या है, बल्कि आप ही करोगे, मैं नहीं करूंगा। इसकी प्राइमरी की टेबल की क्या है, ये टेबल है क्या, पहले इसको पढ़ो जरा, समझो कि ये है क्या। ये टेबल है क्या, ये टेबल ये कहती है कि ये क्लास है, स्टूडेंट्स की कोई क्लास है, तो उसकी कोर्स की आईडी है, जैसे CS101 कोर्स है, स्टूडेंट आईडी है कि फलाना स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम है, फैकल्टी आईडी है कि टीचर कौन है जो उसको पढ़ाता है क्लास को, रूम है कि वो क्लास किस कमरे में होती है, रूम नंबर है, और ग्रेड, ग्रेड क्या होएगा, अच्छा ग्रेड ये शायद होएगा कि स्टूडेंट का क्या ग्रेड आया है। तो अगेन इसकी प्राइमरी की तुमने निकालनी है। अगर तुम कहते हो कि कोर्स आईडी है प्राइमरी की, तो मैं कहता हूँ गलत है, क्योंकि वो रिपीट होएगी। CS101 में ये वाला बंदा भी होएगा, CS101 में दूसरा भी होएगा, CS101 में तो प्राइमरी की रिपीट नहीं हो सकती, तो इधर प्राइमरी की रिपीट हो जाएगी, यूनिक नहीं रहेगी। अगर तुम कहते हो कि स्टूडेंट आईडी होए, तो मेरे ख्याल में ये चल सकता है, क्योंकि एक स्टूडेंट एक कोर्स एक ही दफ़ा, नहीं सॉरी, ये भी नहीं चल सकता, क्योंकि अगर कोर्स आईडी CS101 है, उसमें स्टूडेंट नंबर 1 पढ़ रहा है, तो इसी तरह कोर्स आईडी CS201 में भी तो वो पढ़ रहा हो सकता है, तो स्टूडेंट आईडी भी रिपीट हो जाएगी। इसकी प्राइमरी की बनेगी कोर्स आईडी एंड स्टूडेंट आईडी मिलकर, विच मीन्स कि CS101 और स्टूडेंट नंबर 2, अब ये कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं हो सकता। प्राइमरी की निकालना थोड़ा हुनर होता है,
और खुद ही निकालनी पड़ती है, मतलब वो अ, आपको खुद ही हिसाब लगा लगा के निकालनी पड़ती है कि भाई कोई कोई कॉलम या कोई वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इस दफा हमने निकाली कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी। अब जरा डिपेंडेंसीज चेक कर लें। डिपेंडेंसीज चेक करने के लिए हम चेक करते हैं कि क्या कोर्स आईडी अकेला कुछ डिटरमिन करता है, क्या स्टूडेंट आईडी अकेला कुछ डिटरमिन करता है, और क्या ये मिल के दोनों कुछ डिटरमिन करते हैं। भाई सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमेशा ये करना है। मैं अभी तुम्हें टोटके दे देता हूँ सेकंड नॉर्मल फॉर्म के, बड़े आसान है। कोर्स आईडी क्या डिटरमिन करती है? मेरे ख्याल में ये डिटरमिन करेगी कि इसको कौन पढ़ाएगा, इसका टीचर कौन है। फैकल्टी आईडी डिटरमिन करेगी। मेरे ख्याल में ये रूम नंबर डिसाइड करेगी कि ये कोर्स किस रूम में होता है। इसी तरह स्टूडेंट नेम जो है वो हमें बताएगा कि स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट आईडी बताएगी कि स्टूडेंट का नाम क्या है, लेकिन बस सिर्फ नाम ही बता सकती है। जहां जहां पे स्टूडेंट आईडी 5 आएगी वहां वहां पे नाम खान आएगा, मतलब ये इतना ही पता चलता है। लेकिन कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी मिल के मुझे ग्रेड बताएंगे मोस्ट लाइकली। ये बताएंगे कि भाई इस कोर्स में इस स्टूडेंट का क्या ग्रेड आया। तो कोर्स आईडी से मुझे पता चलेगा कि फैकल्टी कौन है, पढ़ाता कौन है और किस कमरे में है। स्टूडेंट आईडी से मुझे स्टूडेंट का नाम पता चलेगा। और अगर मैं ये दोनों पीसेस आपको दे दूं कि CS 101 में स्टूडेंट 2, तो उसका ग्रेड पता चलेगा। अच्छा, अब इसमें जो फिलहाल तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि तुम इसको पहचानो कि ये पार्शियल एफडी है, इसको पहचानो कि ये पार्शियल एफडी है, और ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। ये दोनों तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। सो टेबल इज नॉट इन ONF। तो तुमने ये काम करना कैसे है कि तुमने टेबल जब तुम्हारे पास आ जाती है, तुमने उसकी प्राइमरी की उठानी है कि प्राइमरी की क्या है, और उसके बाद उसकी वो मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी उठा लेनी है। कोर्स आईडी डिटरमिन करती है फैकल्टी आईडी और रूम, स्टूडेंट आईडी डिटरमिन करती है स्टूडेंट नेम, और कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी मिल के ये सारा कुछ डिटरमिन नहीं करते, सिर्फ ग्रेड करते हैं। ये सारा कुछ तो हो चुका है, पता नहीं क्या करता है, ये सारा कुछ तो हो चुका है। तो जहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। अच्छा, इनको सॉल्व कैसे करते हो? टेबल्स को तोड़ लेते हो। तुम एक कोर्स का टेबल बनाते हो, तो तुम कोर्स आईडी रखते हो, फैकल्टी आईडी आ जाती है और रूम आ जाता है। एक कोर्स का टेबल है, इसमें सिर्फ कोर्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब तुम एक स्टूडेंट का टेबल बनाते हो जिसमें ये इंफॉर्मेशन आ जाती है कि स्टूडेंट आईडी क्या है और स्टूडेंट नेम क्या है। सिर्फ स्टूडेंट से मुतालिक इंफॉर्मेशन है, कोई और चीज़ नहीं है। और इसी तरह से एक ग्रेड की टेबल बनाते हो, टेबल को कैपिटल में लिखते हैं, जिसमें कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी और ग्रेड इंफॉर्मेशन होती है, समथिंग लाइक दिस। अब प्राइमरी कीज जो हैं वो ये प्राइमरी की होती है, इसमें ये प्राइमरी की है एक, और इसमें ये प्राइमरी की है कोर्स आईडी। ठीक है, अब इसका टोटका क्या है? तुम्हें दो एग्जांपल्स के बाद समझ आया है या ना आया है? इसका प्राइमरी की is single if the primary key is a single attribute, table is in 2NF। खत्म भाई। अगर तुम्हारी प्राइमरी की सिर्फ एक सिंगल एट्रीब्यूट है, इस कोर्स की टेबल को देखो, सिर्फ एक एट्रीब्यूट, सिंगल एट्रीब्यूट प्राइमरी की है, तो फिर तो रौला ही कोई नहीं है ना। सारा मसला, मसले की जड़ है क्या? पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी आती कहाँ पे है? जहाँ पे एक पार्ट ऑफ प्राइमरी की कुछ डिटरमिन करता है। अब अगर प्राइमरी की ही सिंगल है तो फिर क्या रौला है? वो तो उसका हिस्सा तो कोई नहीं ना कुछ डिटरमिन कर सकता है। तो अगर प्राइमरी की सिंगल है तो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में खत्म बात। और अगर प्राइमरी की कॉम्पोजिट है, अब यू नीड टू चेक फॉर पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कि कहीं वो एग्जिस्ट तो नहीं करती, और अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर उसको तोड़ के उसके हिस्से बनाते हो।
तो ये इसका आंसर है कि उसने स्टूडेंट का टेबल बना दिया, फिर कोर्स का टेबल बना दिया, और फिर एक क्लास का टेबल बना दिया। ये तो ठीक है, ये हमने ग्रेड बनाया है, ये स्टूडेंट बनाया है, ये क्या कर दिया इसने? कोर्स आईडी फैकल्टी, अच्छा उसने नाम सिर्फ चेंज किए हैं, नहीं सही नाम भी वही है यार, कोर्स ही नाम है, ठीक है ठीक है। तो ये इस तरीके से बनाते हो। इसमें एक छोटी सी चीज रह गई है, वो ये है कि एनोमलीज से बचना होता है। आ, वो बात ये है कि द मोटिवेशन behind normalization is to save from anomalies। anomalies कहते हैं एरर्स को। होता ये है कि अगर तुम डेटाबेस को नॉर्मलाइज नहीं करते तो उसमें कुछ एरर्स आते हैं, ठीक है, वो इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, इस तरह के एरर्स आते हैं। वो क्या होते हैं? एक तो डेटाबेस में रिडंडेंसी होती है, रेपिटेशन होती है। अच्छा, उसके बाद कुछ एनोमलीज आती हैं, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन। इसको समझाने के लिए इस टेबल को देखो। कोर्स आईडी, स्टूडेंट नेम, फैकल्टी आईडी, रूम और ग्रेड। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो कोर्स था 3456, इसको ये टीचर पढ़ा रहा था 2345। अगर ये टीचर चेंज हो जाता है, इस कोर्स का टीचर चेंज होता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे आके भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आके भी चेंज करना पड़ेगा, तमाम रिकॉर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा जहां जहां पे ये फैकल्टी आईडी आ रही है, ठीक है। अब जरा इसको देखो, जो हल आपने निकाला है। अगर फलाने कोर्स का टीचर चेंज होता है तो मुझे वो 10 जगह पे जाके चेंज नहीं करना, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लाइन होएगी कि CS101 का फलाना टीचर है, फलाने रूम में है। मुझे जाके वो सिर्फ एक छोटी सी चीज, एक वैल्यू सिंगल चेंज करनी है। ये रिडंडेंसी का प्रॉब्लम है, ये अपडेशन का प्रॉब्लम है। रिडंडेंसी का भी है, अपडेशन का भी है। रिडंडेंसी कहते हैं रेपिटेशन को। अगर टेबल नॉर्मलाइज नहीं होएगा तो उसमें रिडंडेंसी होएगी, डेटा रिपीट हो रहा होएगा। और इसका प्रॉब्लम अपडेशन में आता है कि जब तुम कोई रिकॉर्ड अपडेट करने आते हो तो उसको तुम्हें कई जगहों पे अपडेट करना पड़ता है। अगर एक जगह पे भूल जाते हो, बाकियों पे कर देते हो, तो डेटा करप्ट है, वो खराब हो गया सारा काम। अच्छा, इसी तरह से फॉर एग्जांपल डिलीशन एनोमली भी काफ़ी आसान होती है। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट, इसका जो एग्जांपल है उसमें डिलीशन समझाना ज़रा मुश्किल है, लेकिन इमेजिन करो कि आखिरी लाइन मौजूद नहीं है। 1 मिनट के लिए इमेजिन करो कि आखिरी लाइन नहीं है, पहले 3 रिकॉर्ड हैं सिर्फ। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये शुएब अली, इसको निकाल दो। फॉर एग्जांपल ये हुआ कि शुएब अली जो है वो कॉलेज छोड़ गया, लेकिन उससे भी नहीं मैं दिखा सकता। या डिलीशन ये होती है कि जब तुम एक रिकॉर्ड डिलीट करते हो तो उसके साथ अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाती है, उसके साथ फैकल्टी का डेटा भी डिलीट हो जाता है, रूम का भी हो जाता है। मतलब अगर स्टूडेंट डिलीट करना है तो खाली स्टूडेंट डिलीट करो ना, फैकल्टी और रूम को डिलीट करने की इसमें जरूरत नहीं होती। यहाँ आके वो प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व होती है कि जब स्टूडेंट डिलीट होता है तो वो सिर्फ इस टेबल में से डिलीट होता है, तो उसके साथ वो फैकल्टी और रूम की इंफॉर्मेशन ज़ाया नहीं होती। और इसी तरह से इंसर्शन है कि जब इंसर्ट करते हो तो तुम एक, जैसे एक स्टूडेंट, हाँ इंसर्शन आसान है। अगर एक स्टूडेंट नया इनरोल हुआ है तो उसको तुम क्या दोगे? अभी सिर्फ स्टूडेंट आईडी और नेम दोगे ना। अभी उसने कोर्सेज सेलेक्ट नहीं किए, अभी कोई फैकल्टी उस कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस टेबल में जब तुम डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करते हो तो वो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्स आईडी नल होती है। याद रहे कि इसमें प्राइमरी की थी कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी मिल के। अब एक नया स्टूडेंट इनरोल हुआ है, उसके पास सिर्फ ये 2 एट्रीब्यूट्स हैं, अभी कोर्स आईडी तो है ही नहीं। तो वो डेटा तुम इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक तुम उसको कोई कोर्स एलोकेट नहीं कर देते। ये प्रॉब्लम है। एनॉमलीज प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होती हैं जो आती हैं अगर तुम नॉर्मलाइजेशन नहीं करते। थर्ड नॉर्मल फॉर्म नेक्स्ट टाइम करूँगा। ये अब कुछ और है इसमें, हाँ ट्रांसटिव डिपेंडेंसी है, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है। मेरे ख्याल है बस ये आखिरी टॉपिक होएगा। इधर ये बहुत अच्छा लेक्चर है, हाँ बस ये नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये पूरा एक नॉर्मलाइजेशन का एग्जांपल है
शुरू से लेके एंड तक। इस पे कोशिश करना, काम करके आओ, ये तकरीबन हर बंदे को एग्जाम में आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है काफी। मंडे को मिलेंगे और बस मंडे को इंशाल्लाह लास्ट